भोजपुरी जगत की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है और लोगों के दिलों में यही बात है कि आखिर आकांक्षा दुबे जैसी हंसती खिलखिलाती एक्ट्रेस एकाएक सुसाइड करने को क्यों मजबूर हो गई। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के जाने से पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, रानी चैटर्जी ऐसी बड़े दिग्गज कलाकारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर दुख जताया है और कहा है कि आकांक्षा दुबे का जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दुख है और इसके बारे में यकीन कर पाना अभी तक हमारे लिए कठिन हो रहा है। इसी बीच आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी मां ने उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमारी बेटी को आत्महत्या के लिए समर सिंह और उसके भाई ने उकसाया है। वहीं अभी दोनों ही आरोपी समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह फरार है। वहीं इस मामले में भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे के पीए महेंद्र कुमार यादव ने कई राज खोले हैं। आकांक्षा दुबे जी को मैं जानता हूँ। मैं गया था गुजरात में शूट पे, तो वहाँ पे मैं माया यादव जी के साथ गया हुआ था पर्सनल असिस्टेंट में। तो उनका काम जब ख़त्म हुआ तो ये भी उसमें सेकंड लीड की हीरोइन थी। तो इन्होंने क्या किया है, ये देखे काम अच्छा लगा तो ये अपने साथ रख लिए। बोले मेरे साथ काम करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा। उसके बाद इनके साथ काम करने लग गए। कितने दिनों तक इनके साथ काम किए? कब से लेकर कब तक? अब जैसे मैं 3 लोगों के साथ टोटल काम करता था। अब बीच में 4.5-5 साल के कैरियर में मैं तीनों लोग के साथ काम किया हूँ। कभी इनके पास, कभी उनके पास। मतलब जब मैं खाली रहता था, जो फ़ोन करते थे मैं उनके पास चला जाता था। आकांक्षा दुबे की जो आत्महत्या हुई है, उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने गांव में था। गाँव में थे? जी, दुकान पे काम कर रहा था। कैसा व्यवहार उनका था? व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। मतलब किसी से ये नहीं कि मैं आज ये काम कर रही हूँ तो मैं उसको सामने वाले को छोटा समझूं। मतलब वो हर किसी को बराबर समझ के हर किसी से बात व्यवहार, हर किसी से हंसी मजाक करते रहते थे। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? 22 अक्टूबर। आखिरी बार शाम के टाइम में जब वहाँ से आने लग गया उनके पास से, तो घर आने के लिए रास्ते में वही आखिरी मुलाकात उनसे हुई बनारस से। कितनी फिल्मों की शूटिंग में उनके साथ लगभग रहे आप? लगभग 6-7। आपको बताते चले कि महेंद्र यादव जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाने के निवासी हैं। इस मामले में उन्होंने कई संगीन खुलासे किए। इस समर जी को तो मैं जानता हूँ। उनके बर्थडे में जब गया हुआ था तो मैं मिला था वहाँ पे। और समर जी को रही बात जानने की बात, तो पहले से जानते, क्योंकि उनका गाना है, एल्बम है, फिल्में भी हैं। उसके आधारित से मालूम था कि समर सिंह जी यही है। आकांक्षा की मौत को सूचना कैसे मिली? मुझे सुबह के टाइम लगभग 10:30 के करीब फ़ोन आया था। तो वो पूछने लगे कि कहाँ हो तुम? तो मैं बोला मैं गांव में हूँ, अपने दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो बोले मैं सुना हूँ कि ऐसा हो गया है, फांसी लगा लिए। तो बोला मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर मैं क्या किया, फ़ोन किया उनकी मम्मी को फ़ोन करने की कोशिश किया, लेकिन लगा नहीं फ़ोन लगा दूसरी बार। उसके बाद उनका भाई उठाया फ़ोन उठाया तो मैं उनसे पूछा कि आंटी कहाँ है? तो बोलते हैं आंटी नहीं है, बाहर कहीं सामान लाने। जैसे देखने के बाद तो मैं वैसा समर जी को तो मैं सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। और रही बात जानने का, तो देखा था, मैं कई बार देखा हूँ कि वहाँ से भी फ़ोन आता था और यहाँ से भी फ़ोन जाता था। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सब बात करते थे। और ख़ास करके रिलेशन के बारे में अब जब बात कर रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन रहा होगा, तभी तो इतना सारा फ़ोन आ रहा था। ये भी लगा रहे थे, वो भी लगा रहे थे। आपको क्या लगता है कि आकांक्षा जी का जो हुआ हत्या है? हत्या है? नहीं, हत्या लग रहा है, क्योंकि फांसी तो ये लग नहीं रहा है, आत्महत्या नहीं लग रहा है ये। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ऐतिहासिक स्थल भारत भारी मंदिर पर सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में अयोध्या से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। ब्रह्म ऋषि महेश योगी ने सनातन महाकुंभ में संतों के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की।
कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा भी भक्तों द्वारा पढ़कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया गया। हर तरफ भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में सदर विधायक श्यामधनी राही, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष लालजी उर्फ पीड़ा बाबा, भाजपा नेता के पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष के पूर्व प्रतिनिधि मधुसूदन अगढेरी समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए ब्रह्मऋषि महेश योगी ने कहा कि देश में 4 योग धाम की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। उसी कड़ी में अपनी जन्मस्थली और जनपद के ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध स्थलों से संकलित मिट्टी का पौराणिक स्थल भारत भारी धाम में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पूजन अर्चन कर संकल्प करके आगे बढ़ रहा हूँ। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन महाकुंभ के नाम से देश में ये पहला कार्यक्रम भारत भारी में हुआ है। अखंड भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है। महेश योगी जी ने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए ये कार्यक्रम यहाँ से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। देखिए, सनातन पर चर्चा इस समय देश और दुनिया में हो रही है और सनातन महाकुंभ के नाम से पहला कुंभ देश के उत्तर प्रदेश के यूपी के सिद्धार्थनगर और भारत भारी में शुभारंभ हुआ और यह बहुत पवित्र स्थान है। सबकी एकता की बात और इस धरती पे पैदा हुआ हर व्यक्ति, अखंड भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है और यह आभास दिलाने के लिए आज यहाँ पे महेश योगी जी का जो पूरे देश में 4 योगपीठ स्थापना का संकल्प था, वो संकल्प की सिद्धि के लिए और अपनी मातृभूमि में चरण वंदना के लिए हिंदू समाज का एकत्रीकरण हनुमान जी के जन्मोत्सव पर ये बहुत अच्छा अवसर है और समाज की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा हनुमान जी के चरण से हो रही है, इसीलिए श्री अयोध्या धाम में ब्रह्मर्षि महेश जो है वशिष्ठ योगपीठ की स्थापना का संकल्प है। और मेरी परिकल्पना थी कि भारत में दिव्यता तभी आ सकती है जब हमारी युवा पीढ़ी सनातन धर्म के प्रेरणा पथ पर योग, आध्यात्म और पुरुषार्थ के पथ पर चलना शुरू कर देगी, अपने ऋषियों को आदर्श मान करके चलेगी। तो हम अभी 350 ऋषियों पर मेरा शोध हुआ है भारत के, और हमारी परिकल्पना थी कि चारों ये योग धाम हैं, ये 100% ऊर्जा युक्त बने, जहाँ से लोगों को जो है आत्मिक और मानसिक रूप से प्रबलता मिल सके। इसलिए हमारी परिकल्पना है कि भारत की चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और जितने भी हमारे देश के प्रमुख धर्म स्थल हैं, जितने भी हमारे देश के प्रमुख विद्या केंद्र हैं, इन समस्त भूमि की मिट्टी का इन चारों धाम में स्थापित हो, इस उद्देश्य को लेकर के मैंने 14 वर्षों का संकल्प लिया है कि 14 वर्षों में इन धामों को स्थापित करना है। और जो 22 नवंबर को श्री हनुमानगढ़ी से शुरुआत हुई है, आज उसकी प्रथम कलश यात्रा हमारी जन्मभूमि सिद्धार्थनगर में ये आज भगवान भरत की भूमि पर स्थापित हो रही है। और इसके बाद अभी मैं तुरंत अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि माता प्रथम गुरु है और जब तक माता का सानिध्य, माता का आशीर्वाद न मिल जाए, तब तक किसी काम की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि वही आत्मबल है, आत्मशक्ति है। तो अभी भगवान भरत जो भगवान राम के सबसे प्रिय रहे हैं और जिनका तप और साधना, जिनका पुरुषार्थ सर्वोपरि रहा है, उस भूमि का नमन अभी हमने माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप जी के आयोजन में हमने किया है। और अब यहाँ से अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे, मातृशक्ति की चरण वंदना करेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ये यात्रा अनवरत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विजिट करते हुए हम लोग फिर उधर कुशीनगर देवरिया से फिर बिहार में प्रस्थान करेंगे। बिहार से जो है छत्तीसगढ़ से जो है आपका इधर हम लोग आकर के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल होते हुए सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल से जाकर के फिर गुजरात और महाराष्ट्र से आकर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश से आकर के हम लोग दिल्ली और मध्य प्रदेश होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। और इसके निमित्त भारत के 4 धाम, 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और समस्त तीर्थों की मृत्तिका को लेकर के अयोध्या में करीब 5,500 मंगल कलश लेकर के हम लोग का पदार्पण होगा। परिकल्पना ये है कि भारत के 51,000 धर्म पीठों की मृत्तिका अयोध्या की भूमि पर संकलित होगी और श्री सूर्य कुंड पर संपूर्ण भारत की कलश का, मंगल कलश का पूजन होगा 2025 में। और वहां से 2025 से 35 तक हमारी पद यात्रा आरंभ होगी, जो 9,000 किलोमीटर की यात्रा को हम लोग पद यात्रा के तहत तय करते हुए भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करेंगे।
आकांक्षा सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। नंदग्राम थाना इलाके में राजनगर एक्सटेंशन इलाके से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाएगी। मामले के दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। आपको बता दें कि गायक समर सिंह गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी में छिपा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड में लगातार ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही में आकांक्षा का जन्म 21 अक्टूबर 1997 को हुआ। आकांक्षा दुबे जनपद के चौरी थाना इलाके के परसीपुर की निवासी थी। आकांक्षा दुबे को छोटी उम्र से ही डांस और एक्टिंग का काफी शौक था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो पोस्ट करती थी। 25 मार्च की रात को अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि आकांक्षा के माता पिता उन्हें IAS बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी छोटी उम्र से ही डांस और एक्टिंग में मन लगता था। 27 मार्च को वाराणसी के सारनाथ थाने में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने खुलासा किया था कि हमेशा खुश रहने वाली मेरी साहसी बिटिया को समर सिंह की काली नजर लग गई है। समर सिंह ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। वो आकांक्षा से इतना बेरहमी से पेश आता था जैसे दुश्मन पेश आते हैं। उन्होंने भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर प्रताड़ित करने समेत अन्य आरोप लगाकर तहरीर दी थी। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित गोष्ठी में जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धन इब्राही, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रदेश के 760 निकायों पर विजय होगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने साबरमती जेल से अतीक अहमद के प्रयागराज लाने के दौरान अतीक द्वारा हत्या की आशंका की बात के सवाल पर कहा कि केंद्र में मोदी प्रदेश में योगी सरकार है, जहां पर कानून का राज चलता है। अतीक अहमद अगर गलती नहीं करेंगे तो हम भी गलती नहीं करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा के जिले के प्रभारी रामजीवन मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, राम कुमार कुंवर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह, भाजपा नेता शिवनाथ चौधरी, मधुसूदन अग्रहरी, लवकुश ओझा, अशोक अग्रहरी, राजीव अग्रहरी, चंद्रभान अग्रहरी, पप्पू श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव, अजय पांडे, समाजसेवी रमेश लाल श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप उर्फ बब्बू मिश्रा, कमलेश त्रिपाठी, शत्रुघ्न सोनी, धर्मेश पांडे, प्रेम कुमार पांडे, धर्मराज वर्मा, विजय पांडे, चंदू चौधरी, अजय वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से संवाददाता मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट। उनका स्वागत करता हूं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में। मैं जनता से अपील भी करता हूं कि ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा की कसौटी होती है। चुनाव जो है हमारी आपकी कसौटी का समय भी होता है। उसमें सही काम करने वाले, सही दिशा में चलने वाले, सही सोच रखने वाले लोगों को ही वोट दिया जाए। और ट्रिपल इंजन की सरकार जो एक देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो लखनऊ में चल रही है, राज्य में चल रही है, उसी प्रकार डुमरियागंज, बरनी चापा, चाहे इटवा, चाहे बरनी बाजार, चाहे भारत बारी,
तमाम ऐसे हमारे छोटे बड़े जो नगर निकाय है, सिद्धार्थ नगर जैसे, उन सब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या शासन आने से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और उससे उन निकायों की प्रगति, उन निकायों के विकास में और भी चार चांद लगेंगे। विकास विभाग ने पिछले कई महीनों से काफ़ी मेहनत किया है। हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने रात दिन जाग करके लिस्टों को आखिरीकरण करना, बीच में बहुत सारे अदालती मामले भी उपस्थित हुए, उनमें भी काफ़ी समय और ऊर्जा गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबने लोकतंत्र के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्लियरेंस दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ उन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब जो कार्य होने हैं वो सारे के सारे चुनाव आयोग को करने हैं। हमारा कार्य एक तरह से चुनाव संपन्न कराने की दिशा में हमारा जो कार्य था वो अभी फिलहाल पूर्ण माना जाएगा। सर, राजनीतिक है माफिया अतीक से। सर, माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाने लाया जा रहा। ठीक है सर, मेरी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी। यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी हत्या कराना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के शासन में कानून का शासन है, कानून की व्यवस्था है। नाचा ही झुमका, नाचा ही झुमकी, बोला ते दिलवा खो। बस्ती जनपद के गणेशपुर नगर पंचायत में तेज प्रताप सिंह सुड्डू के द्वारा आयोजित रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निरहुआ ने कहा कि राहुल गांधी को अब जय श्री राम बोलना चाहिए और एक आदर्श बेटा, आदर्श राजा और एक आदर्श नागरिक बनने के लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना चाहिए और वो उन्हें न्योता दे रही है कि राहुल गांधी अयोध्या आए और भगवान राम का दर्शन करें तो शायद उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक हो रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ में लोग सांसद को देखे नहीं थे, मगर अब तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। जनता को भी लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छा सांसद चुना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आज पूरा विश्व आशा भरी निगाह से देख रहा है। पहले ऐसा होता था कि भारत को जब कोई परेशानी होती थी तो वो दूसरे देशों की तरफ देखता था, मगर आज हालात बदल चुके हैं और जब दुनिया के किसी देश को कोई मदद होती है तो वो भारत से मदद
मांगता है। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कायरता वाले दिए गए बयान पर कहा कि उनके द्वारा दिया गया बयान उनके संस्कार को प्रदर्शित करता है, इसलिए उनको जैसा संस्कार मिला है वो वैसा ही बोल रहे हैं। वहीं बनारस में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के द्वारा सुसाइड करने के सवाल पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि आकांक्षा दुबे बहुत ही होनहार बच्ची थी और वो भी उसके साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में किसी भी वजह से अगर उसने अपने प्राण त्यागे हैं तो इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और वादा किया कि आकांक्षा की मां को जरूर न्याय मिलेगा। वहीं आरोपी गायक का बचाव करते हुए कहा कि जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। वहीं सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल भी उक्त कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सदन में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि उनकी न तो लोकतंत्र में कोई आस्था है और न ही न्यायपालिका में कोई भरोसा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उदाहरण पिछले 2 लोकसभा चुनाव रहे हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान में आज नरेंद्र मोदी आगे आते हैं और दुनिया के शक्तिशाली देश भी भारत से मदद मांगते हैं। भारत की तुलना पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों से होती थी, मगर आज स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि डीजल खरीदने तक का उनके पास पैसा नहीं है। पाक बुरे दौर से गुजर रहा है और हमारा भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमी लिस्ट में शामिल है। अखिलेश यादव को लेकर जगदम्बिका पाल ने 2 टूक कहा कि उनका हर बयान अब हताशा में दिया जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बस्ती। उनको बोलिए जय श्री राम कहें, क्योंकि रामनवमी के पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखें, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको बुलाइए तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी। मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या 2024 में आप फिर से अपना ताज आजमगढ़ में लगा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ में देखिए इतना काम हो रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। वहाँ कभी लोगों ने सांसद देखा नहीं था कि सांसद होता कैसा है। हम लोग हर महीने वहीं रहते हैं, सदन के बाद पूरा टाइम हम अपने आजमगढ़ में रहते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को भी काम ही चाहिए। तो 2024 में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं फिर से, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और जब पहले कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम लोग किसी और की तरफ देखते थे, आज पूजनीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई किसी को परेशानी हो तो वो भारत की तरफ देखता है। तो ये बात तो भारत की जनता भी समझ रही है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से न्याय मिलेगा, क्योंकि 25 साल की बहुत होनहार बच्ची थी और बहुत शानदार काम कर रही थी। एल्बम से उन्होंने फिल्म तक का सफर तय किया था, बहुत मेहनत किया था उन्होंने, मैंने भी उनके साथ काम किया था। तो एक ऐसी होनहार बच्ची अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही है। राहुल गांधी के कैंपेन में क्या बस्ती का या उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने कहीं कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त की? आज वो काले कपड़े पहन करके सांसद उनके लोकसभा के अंदर आ रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अगर कांग्रेस के सांसद जो चुन के गए हैं वो अपने क्षेत्र की जनता के सवाल को उठाने के लिए गए हैं कि उस सदन में काले कपड़े पहन करके न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में? इससे साफ है कि न उनका न्यायपालिका में कोई विश्वास है, न उनकी कोई लोकतंत्र में आस्था है और न कोई पार्लियामेंट के प्रति सम्मान है। और इसीलिए देश की जनता ने चाहे 2014 हो, 2019 हो या लगातार आज कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। राहुल जी ने ये भी कहा कि बीजेपी राजतंत्र को खत्म करना चाह रही
भारत हमेशा लोकतंत्र की जननी रही है। षोडश महाजनपद यहाँ आप 680 पूर्व के साथ जहाँ इस तरह की गणतंत्र की जड़ें रही हैं कि आज पूरी दुनिया देख रही है। आप देख रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, G20 की जिस तरह से वैश्विक अध्यक्षता मिली है, आज अमेरिका रूस में कितने मतभेद हों, लेकिन जो बाइडेन भी अगर कहते हैं कि भारत अपने शर्तों पे रूस के साथ तेल ले रहा कच्चा, रूस के अगर पुतिन राष्ट्रपति वो भी कहते हैं कि अगर कोई बात सुन सकता है किसी की दुनिया में, चाहे वो यूक्रेन के सवाल पे, तो केवल भारत के प्रधानमंत्री को। तो आज ये साधारण बात है कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क थे, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, रूस के पुतिन हो, इंग्लैंड हो ऋषि सुनक, आज वो सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो अब इस बार जैसा अभी हमारे दिनेश लाल जी निरहुआ ने कहा कि अब की हम और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि अगर 2014 और 19 का चुनाव था तो वैश्विक स्तर पे आज जो दुनिया में भारत को प्रतिष्ठापित किया है, तब यहाँ पे तो गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास ही है, लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत के लोग यहाँ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री ने हमारे सम्मान को बढ़ा दिया। आज जो पहले हमारी तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से होती थी, आज उनके देश देखिए कि डीजल खरीदने का पैसा पाकिस्तान नहीं है, लो शेडिंग है। श्रीलंका को हम अनाज दे रहे हैं, नेपाल की। तो आज इन देशों की जो स्थिति है आप देखिए, आज भारत की तुलना दुनिया के अगर टॉप 5 इकोनॉमी में हम आ गए। हमने इंग्लैंड जो 200 साल हम पे रूल किया उसको हमने पछाड़ के आज इंग्लैंड 5 की इकोनॉमी से बाहर हो गई और अगले 2030 तक हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होंगे। आगामी त्योहार ईद और परशुराम जयंती को शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, जिले के उच्च अधिकारियों के साथ सिद्धार्थनगर जिले के सभी समुदायों के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पीस कमेटी की बैठक को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि ईद और परशुराम जयंती त्योहार सामने हैं। ये दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों को बुलाकर उनसे भी अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के साथ बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जबकि पुलिस कप्तान ने बताया कि इन त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल की तैनाती संवेदनशील जगह पर की गई है। साथ ही कई रूटों का डायवर्जन भी किया गया है। पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। संवाददाता मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट। आज आगामी त्योहार जैसे ईद, परशुराम जयंती आदि के दृष्टिगत पीस कमेटी मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें पूरे जनपद भर से जितने भी सम्मानित व्यक्ति उनके साथ वार्ता की गई। यहाँ पे सभी SHO व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और सभी ने त्योहारों को पीसफुली संपन्न करने का आश्वासन दिया है। और पूरे त्योहार के दृष्टिगत जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। हमारी UP 112 की PRV व्हीकल्स है, उनको अभी इम्पोर्टेंट जगहों पे पोजीशन की गई है ताकि कम से कम समय में रिस्पॉन्ड कर सके। और जितने भी इम्पोर्टेंट भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे भी डीटेल लगाई गई है। सर अक्सर त्योहारों में कोई अराजकता संवेदनशील इलाकों में किस तरह की व्यवस्था की गई? जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। साथ ही इम्पोर्टेंट एरियाज में CCTV और ड्रोन कैमरेज के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध मैदानी कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। आज जनपद में जो आने वाले पर्व हैं ईद और परशुराम जयंती को लेकर सभी लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में लोगों से ये एश्योर कराया गया कि कहीं पे जिले में किसी भी तरह का अशांति न फैले,
इसके लिए इंश्योर कराया गया। सभी यहाँ धर्मगुरु थे, सभी संभ्रांत नागरिक थे, सभी लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि उनके पर्व है वो अच्छे से मनाएंगे और बेहतर ढंग से इस चीज़ को संपन्न कराएंगे। इस यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों से भी ये से निर्देश दिया गया, उनको निर्देश दिया गया कि उस दिन जो है साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, बेहतर सुनिश्चित कराएं। और सभी हमारे यहाँ थानेदार भी उपस्थित है। थानेदार लोगों ने अपने जिले के बारे में या अपने क्षेत्रों के बारे में, अपने थाना क्षेत्रों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि कितने जगह नमाज पढ़ी जानी है, सभी जगह शांतिपूर्वक पढ़ाया जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट पशु आश्रय केंद्र है और उनका निर्देश है कि जगह जगह पशु आश्रय केंद्र स्थापित कर पशुओं की देखभाल कर सेवा की जाए, वहीं देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील स्थित नगर पंचायत मझौली राज के अश्वत्थामा की तपोस्थली बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर के परिसर में स्थापित पशु आश्रय स्थल पर नगर पंचायत मझौली राज के अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार ने बुलडोजर लगाकर विस्थापित करने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि पिछले 2 दशकों से इस स्थान पर गाय और बछड़े की जनहित में सेवा की जाती है और बिना किसी पूर्व सूचना दिए नगर पंचायत मझौली राज के अधिशासी अधिकारी ने बुलडोजर चलाने का फरमान जारी किया है और वहां पर बनाए गए झोपड़ी और चरण को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस कड़ाके की ठंड में वहां पर रहने वाली गाय और बछड़े ठिठुर रहे हैं, वो जाएं तो कहां जाएं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य महंत श्री जगन्नाथ जी ने बताया है कि जिस भूमि पर गौ आश्रय केंद्र स्थापित किया गया है वो नवीन प्रति की है, उस पर जनहित में गौ आश्रय केंद्र स्थापित है। वहां पर बिना किसी सूचना दिए नगर पंचायत मझौली राज के अधिशासी अधिकारी के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ आश्रय केंद्र पर सभी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। देवरिया से संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्राचीन मंदिर की गौशाला है और शासन सरकार के मंशा के अनुरूप जो है यहाँ गौ संरक्षण एवं गैयों की सेवा की जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशानुसार उनका जैसा विचार है कि गैयों का संरक्षण हो, गौ सेवा हो, उस उद्देश्य को जो है सुन करके हम लोग यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं और काफ़ी दिन से यहाँ गौ सेवा जो है गौशाला जो है मंदिर संचालित करता आ रहा है। और अब जो है टाउन एरिया से जो है हमको बेदखल किया जा रहा है कि बाबा जी यहाँ हम अपना डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे और आप यहाँ से अपनी गैया निकालिए। डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनना ठीक नहीं है, जिससे मंदिर को जो है छवि दूषित होगी, गंदगी फैलेगी। यहाँ गौ संरक्षण के ही लिए जो है ये ज़मीन जो है संरक्षित कर दी जाए। और काफ़ी दिन से जो है गौशाला यहाँ संचालित है। कौन कर रहा है सब? ये सब टाउन एरिया के जो है कर्मचारी हैं। अभी कोई सक्षम अधिकारी तो आया नहीं था, लेकिन सफाई कर्मी और उनके बड़े बाबू जो है यहाँ आए थे। उन्होंने जो है हमको कहा कि बाबा जी हमारा डंपिंग ग्राउंड है और यहाँ से जो है आप गौशाला हटाइए। तो मैं बोला साहब यहाँ गौशाला कई सालों से चल रहा है, शासन के अनुरूप गौशाला चल रहा है, आदित्यनाथ जी महाराज के जो है अनुरूप गौशाला चल रहा है कि यहाँ गैयों की सेवा हो। जो भी किसान लोग जो बछड़ा इधर उधर छोड़ देते हैं वो ला के इसमें हम बांधते हैं, किसान भी इसमें छोड़ जाते हैं। मने हम सेवा करते हैं। यहाँ हम घर नहीं बना रहे हैं, यहाँ हवेली नहीं बना रहे हैं, गौशाला है। और ये काफ़ी दिन जो है ये झोपड़ी मैंने बनवाई थी और काफ़ी पैसा लगा और ये झोपड़ी हमारी बिना सूचना के उन्होंने आकर के हमारी जेसीबी से हमारी झोपड़ी गिरा दी। एक गाय के ऊपर एक कॉलम गिर गया, गाय घायल हो गई है, एक आदमी को भी उन्होंने घायल कर दिया। मंदिर प्रशासन से भी उन्होंने गलत व्यवहार किया कर्मचारियों ने और बिना सूचना के एकाएक उन्होंने ये कार्रवाई की। अब गाय मैदान में खुली पड़ी रहती है। देखिए आप भूसा जो है ऐसे ही खुला में पड़ा है, भूसा चोकर भी भूसा खुला में पड़ा है और गाय रात दिन ये मैदान में ही रह रही हैं, कोई आश्रय नहीं है उनको। बिना जो है छाजन के जो है रात में रहती हैं
वो तो हमारे राम जो है ये पचाली उचाली उनके नीचे बिछा देता हूँ तो उस पर बैठ जाती हैं, लेकिन काफ़ी गायों को दिक्कत हो रही है। हमारा अनुरोध है शासन एवं प्रशासन से कि गौ संरक्षण पे ध्यान देते हुए इसको पुनः जो है हमारा ठीक कराया जाए और हमारी गायों को यहाँ जो है जो जहाँ पे वो थी चरण पे अपने वो चरण जो है इनका जो है निकाल दिया जाए और जो है उनको उसमें खाने दिया जाए। देखिए इसमें बात शासन तक पहुंचाई जाए और मंदिर की जो है संरक्षण दिया जाए, मंदिर को, मंदिर की गायों को संरक्षण दिया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को जो है लाभ हो सके और किसानों की फसल जो है सुरक्षित हो सके। जय श्री राम। नंबर प्लेट लगाकर एक कार 8 सालों तक सड़कों पर फर्राटा भरती रही, लेकिन आरटीओ और ट्रैफिक विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। इस दौरान कार मालिक ने कई बार बीमा भी करवाया और सड़क हादसे होने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम भी लिया। बावजूद इसके संबंधित विभाग के जिम्मेदार इससे अनजान बने रहे। इस बात की जानकारी होने के बाद कार के ओनर ने शोरूम के मालिक को तत्कालीन एआरटीओ और लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि तत्कालीन एआरटीओ शंकर सिंह वर्तमान में बांदा जिले में तैनात हैं और संबंधित बाबू शिवानंद अब रिटायर हो चुके हैं। मामला तब पकड़ में आया जब सितंबर 2022 में कार के मालिक ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया। इसके बाद आरटीओ विभाग में यह आवेदन पहुंचा तो वहां से चौंकाने वाली बात सामने आई कि आपका नंबर प्लेट फर्जी है, यानी कि 8 साल तक कार मालिक फर्जी रजिस्ट्रेशन पर पेपर लेकर चलता रहा और इस बात की भनक तक किसी को नहीं लग पाई। कार मालिक मनीष मिश्रा ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 2014 में गोरखपुर के एक कार शोरूम से कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए शुल्क भी जमा किया, मगर उन्हें फर्जी आरसी पेपर दे दिए गए। मनीष ने कहा कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन पेपर मिला है उसके अनुसार UP 51 AA 6262 नंबर दिया गया है। उन्हें लगा कि वाहन शोरूम मालिक के द्वारा फर्जी पेपर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उनको विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करते हुए ऐसा पेपर दिया गया जिसका आरटीओ विभाग में पंजीयन ही नहीं हुआ था। इसी नंबर प्लेट को लगाकर वो अपनी कार को 8 साल तक सड़कों पर लेकर चलते रहे। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ तो वो बीमा का भी लाभ लिया और हर साल बीमा का रजिस्ट्रेशन करवाया। अब जब मामला खुलकर सामने आ गया है और वाहन शोरूम के मालिक और 8वीं विभाग की मिलीभगत उजागर हो चुकी है, तो उन्होंने तत्काल कोतवाली में अपने साथ में धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई है। इस मामले में देखना है कि बस्ती पुलिस तत्कालीन आरटीओ और रिटायर हो चुके बाबू सहित फर्जीवाड़ा करने वाले कार शोरूम के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट बस्ती के साथ आरटीओ विभाग अब पता ही नहीं है और आपका आरसी फर्जी था। हमको नहीं पता था। हम तो जब हाई सिक्योरिटी नंबर लेने की बात आई तो हम जन सेवा केंद्रों पर गए तो उन्होंने कहा कि सर आपके वाहन का जो है वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं दिखा रहा है, तो आप ना हो तो ये आरटीओ से मिलिए। तब ये आरटीओ के यहाँ गए तो आरटीओ ने भी अपना खोला तो उस पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा सर ये जो है एजेंसी वालों ने फर्जी काम करते हैं और आपको उन्होंने फ्रॉड दे दिया। तो हम एजेंसी के GM से बात शुरू किए। हमने कहा आपने मेरे साथ क्यों फर्जी किया? भाई हमने टैक्स आपको जमा किया था, आपने दिया था हमको, तो आरसी फर्जी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं सर हम फर्जी नहीं दिए, हम आएंगे आरटीओ के यहाँ बात करेंगे। वो आए रसीद वसीद लेकर के, लेकिन ये रसीद जो है वो कह रहे हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा हमारे NIC.com पर, ये दूसरे नंबर वाहन पर शो हो रहा राधेश्याम सोनी के नाम पर। अब इस तरह से उन्होंने फर्जी किया है। अब इसकी जांच हो तो अभी तक तो कह रहे थे कि पेनाल्टी के थ्रू हम करा देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि BS4 टोटली बंद है। हमने ऊपर पूछा है तो पेनाल्टी के साथ भी नहीं हो सकता सर। अगर 1,02,000 कुछ हो रहा है डबल करने पर तो उतना जमा कर देंगे तो वो भी सरकारी धन है, इससे वापस हो नहीं पाएगा ट्रेजरी का, तो इस नाते वो भी फंस जाएगा आपका। तो सर आप ना हो तो FIR कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है FIR करेंगे। तो FIR हमने कर दिया। अब दोनों अब ये मिली भगत किसकी है, एजेंसी है कि इनके कार्यालय की है? कितने दिनों से आप हम तो गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी खरीदा था प्रयास जो इसके लिए कब खरीदा था आपने? अक्टूबर 2014 में हमने खरीदा था। तब से फर्जी पेपर पे आप चला रहे हैं? हाँ चला रहे हैं। अगर इस बीच हमारे साथ कोई घटना घट गई होती तो हम तो क्लेम देते देते और लड़का भी मेरा जो है जाकर के जेल में बंद हो जाता, जो भी चलाता, चाहे ड्राइवर चाहिए वो भी बंद रहता। और कहाँ से खरीदा था? ये प्रीमियर कार्स सेल्स लिमिटेड 33 कसिया रोड है ना, पाडलेगंज गोरखपुर में। लेकिन इनका मेन हेड ऑफिस जो है वो 9
शाहनवाज़गढ़ है, हजरतगंज है लखनऊ, उन्हीं की ये ब्रांच थी प्रीमियर कार सेल्स लिमिटेड की। उन्हीं के ब्रांच से हमने गोरखपुर से खरीदा था, BR हुंडई के नाम से था, या प्रीमियर कार लिमिटेड BR हुंडई, 33 कसिया रोड पडलीगंज है। तो अब कैसे आप लोग कहीं जाना होता है तो दिक्कत होती है? जी, इस समय तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको जब हम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जब सरकार की गाइडलाइन आई कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों पे लगेंगे, तो उसके समय हम लोग ने हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए जब उसकी वेबसाइट पे भी देखा और जन सुविधा केंद्र पे भी गए, जब नहीं हो रहा था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में, जब हम UP 51AA6262 डालते थे तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताता था कि आपका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारी वेबसाइट पे। तो हमने जब उसमें फिर हमने मेल किया और उनके कॉल सेंटर पे बात की, तो उन्होंने अपने RTO से बात करने के लिए कहा। तो हम अपने RTO के पास अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ गए, तो RTO ने उस RC पेपर को देखते ही कह दिया कि ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट में हम छापते नहीं है और ये RC जो है, RC पेपर ही फर्जी है। आपको मतलब 420 आपके साथ डीलर ने जो आपको RC दी है उसके साथ 420 का काम आपके साथ कर दिया गया। तक ये गाड़ी सड़कों पे चल रही थी, आप लोग अब ये 2014 से, अक्टूबर 2014 से हमने ली है और जब से हमको पता चला है, हमने तकरीबन 2020 के करीब में हमने उसको तब से चलाना तो बंद कर रखा है, और तब से लगातार RTO और डीलर और इन सब के बीच में हम 100 पीस बन गया है गाड़ी। हाँ, 100 पीस बन गई है। और हम तब से इसलिए इतने परेशान है कि हमारे माँ बाप दोनों लोग बुजुर्ग हैं और हम लोग उनके सुविधा के लिए गाड़ी ली थी। अभी स्थिति ये है कि हमको प्राइवेट गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है और ये गाड़ी टिन के डिब्बे की तरह घर पे खड़ी है। तो बस इसलिए हमको ये है कि आज का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए या इसके एवज में जो भी हो हमको उसको सुविधा दिलवाई जाए, नई कार हमको दिलवाई जाए। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में 527 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। इस इन्वेस्टर मीट में NRI कारोबारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। करीब 85 की संख्या में इस इन्वेस्टर मीट में आए व्यापारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई। सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जिले में इस तरह की पहली इन्वेस्टर मीट में जहां पर उद्योग की संभावना काफी बढ़ी है, यहां रोजगार शुरू होने से जिले का विकास तो होगा ही, साथ ही पलायन की समस्या भी कम होगी। इन्वेस्टर मीट के बारे में बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने बताया कि 527 करोड़ के निवेश करने पर विभिन्न उद्योगपतियों ने अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप यहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें NRI के साथ साथ स्थानीय उद्योगपतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर में जिस तरह से उद्योगपतियों ने अपनी इच्छा जताई है, ये यहाँ की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं भाजपा के स्थानीय विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट से उत्तर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले के व्यापार को थार मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा जो निवेश किया जाएगा उससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां से जो लोग पलायन कर बाहर जाते हैं उनको भी अपना घर बार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सोच की सराहना भी की। सिद्धार्थनगर जिले के इस इन्वेस्टर समिट में ऑस्ट्रेलिया के NRI काजी अहमद मुख्तार की SGC सेंटर ने सर्विस सेक्टर में 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही। साथ ही मेरठ से आए फूड चेन में नाम कमाने वाले शरद चौधरी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए सिद्धार्थनगर जिले में अपार बिजनेस की संभावनाएं जताई हैं। संवाददाता महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी, कितने के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और कैसे कैसे क्या है सर? आज शासन के दिशा निर्देशों पर आज इस जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें अब तक 527 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अभी तक निवेश सारथी पोर्टल पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम इसको जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यूपी में होना है तब तक हम इसको 1000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। सर, इसमें मतलब अगर हम ये बात करें कि खास इसमें क्या कुछ रहा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो होने हैं
उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? जैसे हेल्थ के सेक्टर में हॉस्पिटल और आपके ये स्कूल्स में भी 125 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पर किया जाने के लिए एक कंपनी आई है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर नेपाल से भी, यूएस से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी जो इस जनपद के आसपास के रहने वाले लोग जो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बॉम्बे में जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सब ने अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने निवेश सारथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमें उम्मीद है कि हम उनको बेहतर से बेहतर माहौल दे पाएंगे ताकि इस जनपद की जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ी से बढ़ सके। इससे एक बात आती है इंडस्ट्रियल एरिया पर। जी जी कोई पहल नहीं इसमें। जी नहीं, यहाँ पे कई बेहतर से बेहतर सुझाव हम लोगों को मिले हैं कि एक आईटी पार्क के रूप में ज़मीन चिन्हित हो, इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में बड़ी ज़मीन चिन्हित हो। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं, डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के साथ इस संबंध में वार्ता करके क्या किया जा सकता है उस पर विचार करके शासन से इस बारे में पत्राचार किया जाएगा। सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी और आप यहाँ पे आए, किस सेक्टर में कितने का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? देखिए, हम सर्विस सेक्टर के लिए आए हैं। SGC ब्लॉकचेन हमारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी यहाँ निवेश करेगी वो SGC सिटी सेंटर डेवलपर्स PTI लिमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है कंपनी। और काजी अहमद मुख्तार इस कंपनी के फाउंडर हैं। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आज। करीब 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर प्रपोज हमारा इन्वेस्टमेंट है जो होने वाला है। अपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, और स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, होटल है, मॉल है। तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है जो एमिनिटीज़ को लेकर के है। और जिस वजह से यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने की वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं जो युवा यहाँ से बाहर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश है। काजी अहमद मुख्तार साहब यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के, भले ही आज वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, लेकिन उनका सपना है कि यहाँ के लिए, अपने मदरलैंड के लिए कुछ किया जाए। तो बस इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज, और ये बड़ा मौका हमें मिला ये समिट के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे CM साहब का, हमारे DM साहब का सिद्धार्थनगर, हमारे CDO साहब। पूरा नाम आपका, कहाँ मतलब क्या है, कहाँ के हैं आप, और आप किस सेक्टर से आप मतलब आपका बिजनेस? मेरा पूरा नाम शरद चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोगों का है फूड का, रेस्टोरेंट्स का, मीराज बिस्ट्रो के नाम से। हमारा सप्लीमेंट्स का भी चैन है जिसमें प्रिंस नरूला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बिग बॉस के हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया। और उसके साथ साथ में मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, ड्रेन्स प्रोडक्शन हाउस। तो तीनों चीज़ों में मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ 4-5 साल से। यहाँ पे आप आए जाते एज ए एक्सपर्ट, आपको बुलाया गया था, आपने लोगों से बात भी की। कितनी संभावना है सिद्धार्थनगर में आपको? सिद्धार्थनगर का तो मैं जब कल आया था, मुझे कल से ही, मेरे को पता नहीं माइंड में ऐसा क्यों क्लू आया कि मुझे कल ही भूख लग रही थी इतने टाइम से। मैंने बोला यार अपने पार्टनर से, मैंने कहा भाई कुछ खाने वाने का मिलेगा? तो मतलब ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट मेरे को हेल्दी चाहिए था। हेल्दी मेरे को कहीं नहीं मिला, पूरा रास्ता बीत गया। रास्ते में उतर के मैंने सोचा यार उबले हुए अंडा ही खा लो, पहुंच जाएंगे, जाके खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर आके पता चला कि इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहाँ पे सिद्धार्थनगर को ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्यटन में भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट आपको इतना पैसा भी दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट चीज़ तो फूड का है, जो हम मतलब मैं भी करता हूँ उस चीज़ को। तो इंसान को रेस्टोरेंट्स वगैरह हेल्दी भी करना चाहिए। आज की डेट में हर यूथ को, हर इंसान को हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, और इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई उसे एक हेल्दी मिल जाए, वेज मिले या नॉन वेज मिले। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। फूड सेक्टर में क्या उम्मीद हम लोग करें कि आपकी भी कोई ब्रांचेज यहाँ? हाँ, मैंने ये अभी कहा भी था, हमारे 3 से 4 ब्रांचेस हैं मेरठ में, वेस्ट यूपी में। आप गूगल करेंगे मीराज बिस्ट्रो के नाम से। मैं फैमिली से डिस्कस करूँगा। आई होप हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर के आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है आपको। अगर आप 10 रुपये लगा रहे हैं, 10 में से आपको 2-3 रुपये तो गवर्नमेंट ही दे रही है। और जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो मेरे हिसाब से आपको बिज़नेस करना चाहिए, चाहे आप यहाँ इधर करें या चाहे कहीं भी करें।